सरना कोड अगर मिलेगा तो आदिवासियों के लिए अगर कोई कोड होगा तो सारे देश के लिए होना चाहिए। झारखंड में आदिवासी नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, नागालैंड में है, मेघालय में है। डोमिसाइल नीति हर राज्य की होती है, हर जगह होती है, लेकिन वो डोमिसाइल कौन होगा नहीं होगा, बिहार में रहते हुए जो लोग यहीं के थे उनका क्या होगा। वो तो बिहार था और अब झारखंडी हो गए। दोनों तरह की बातें हैं। टाटा का योगदान भी है और टाटा ने इस्तेमाल भी किया झारखंड के खनिज का और मालामाल भी हुआ है। यहाँ निजीकरण अस्पतालों का और शिक्षा का बुरी तरह से हुआ है और जो प्राइवेट स्कूल और अस्पताल खुले हैं वो सेवा और शिक्षा देने के नाम पर वो दुकानें हैं, महंगी हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के मामले में सरकारें दायित्वहीन साबित हुई हैं और रोजगार की तो हालत ये है कि रोजगार सरकार के पास रोजगार है नहीं। सरकारी स्कूल कुप्रबंधन के शिकार हैं। अपवादों को छोड़ करके खाली बिल्डिंग बना देना काफ़ी नहीं होता है। स्कूल में नौकरी दे देना शिक्षक के नाम पर, वो शिक्षक पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, स्कूल आता है कि नहीं आता है, इसको देखने वाला कोई नहीं। झारखंड के बने तो 25 वर्ष हुए और 2025 का अंत आ गया। झारखंड जब निर्माण की प्रक्रिया में था तब विभिन्न पहचानों का समन्वय हो रहा था। आज झारखंड में अलग अलग पहचानों में आपसी विभेद चल रहा है। शासन झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। बीजेपी को शासन से दूर रखने के लिए कांग्रेस और अन्य पार्टियां झामुमो को समर्थन दे रही हैं। इस गठबंधन पर संदेह की नजर है। उंगलियां यह उठ रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जनता के बीच मतभेदों और टकराव को पुराने शासन के तरीके से ही ले रही है। जहां हस्तक्षेप जरूरी है, उससे झामुमो की हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार मुंह चुरा रही है। झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर झारखंड समर्थक व्यक्तित्वों से एक एक कर बातचीत कर रहे हैं। श्रीनिवास झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार में इनका मूल स्थान है। उन्होंने 3 दशक तक के प्रभात खबर के लिए सेवाएं दी हैं। कम से कम 4 दशक से झारखंड के निवासी हैं। झारखंड के निर्माण के पहले से ही अलग झारखंड प्रदेश के लिए अभियान के हिस्सेदार श्रीनिवास कई महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो यह कि झारखंड की डोमिसाइल नीति का टाल मटोल खत्म हो जाएगा और कोई नीति बन जाएगी तो उन लोगों को क्या माना जाएगा। श्रीनिवास से झारखंड की डोमिसाइल नीति के पक्ष में बोलते हैं। झारखंड के मूल निवासी, आदिवासी और अन्य सदान जातियों के बीच में ही पहचानों की तकरार है। जो लोग बाहर से आते हुए झारखंड के हो गए, उनका तो सवाल बना ही हुआ है। झारखंड जब बना था तो बहुत सारी अभिलाषाएं पैदा हुई थी। आज झारखंड किस मोड़ पर है, यह फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। जोहार झारखंड। अभी हम जमशेदपुर में मौजूद हैं और आपको जैसा कि पता होगा, हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं, कड़ी चला रहे हैं झारखंड के 25 साल के स्वर्णिम अवसर पर क्या खोया झारखंड ने और क्या पाया। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ अभी एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं जिनका नाम श्रीनिवास जी है। हम उनका स्वागत करते हैं। श्रीनिवास, स्वागत स्वागत। इनके बारे में पहले हम बता दें, ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इनका अभी हाल के दिनों में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है प्रेस क्लब रांची के द्वारा। तो अभी इनसे इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल इनसे हम ये करेंगे कि अभी झारखंड के 25 साल पूरे हुए हैं, झारखंड ने क्या खोया क्या पाया के संदर्भ में हम जाते हैं। तो इसमें पहला सवाल ये उठता है कि स्थानीय नीति और डोमिसाइल नीति पर क्या कुछ हुआ इस 25 सालों में। ये तो अभी भी उलझा हुआ है और ये राजनीति की शिकार है। सब लोग अपने अपने ढंग से इसको व्याख्यायित करते हैं और अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और यह हर कोई अपने ढंग से इसको इस्तेमाल करता है। डोमिसाइल नीति हर राज्य की होती है, हर जगह होती है, लेकिन वो डोमिसाइल कौन होगा नहीं होगा। बिहार झारखंड के साथ विशेष बात है कि 90 में 99 में मान लीजिए बिहार से अलग हो गया, तो पहले से बिहार में रहते हुए जो लोग यहीं के थे उनका क्या होगा। वो तो बिहार था और अब झारखंडी हो गए। तो अब उसमें कोई पुराना खतिहान, पुराना कागज का रसीद मांगता है। तो ये सब बहुत उलझा हुआ मामला है और लेकिन इच्छा शक्ति राजनीतिक हो, सहमति हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस पर
पॉलिटिक्स करना है तो ये दिक्कत बनी रहेगी, ये दिक्कत है। सरना धर्म कोड के बारे में बात चल रही है अभी। विधानसभा के में कुछ नेताओं ने, मंत्रियों ने, अनेक अनेक पार्टियों के लोगों ने सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए बात उठाई थी। केंद्र में अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ, ये पूरा जो प्रकरण है पास नहीं किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में इसके लिए क्या कहना अब एक तो कि मेरे मन में भी ये स्पष्ट नहीं है कि सरना धर्म कोड मांग रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा। एक इसके पीछे राजनीति ये होती है कि आदिवासियों में जो धार्मिक विभाजन हो गया है, कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग कन्वर्ट नहीं हुए, तो जो नहीं कन्वर्ट हुए वो सरना हैं। उसमें से कुछ लोग कहते हैं हिंदू भी नहीं है हम, और दूसरा कहता है कि नहीं, जो धर्म छोड़ दिया वो आदिवासी नहीं रहेगा। तो इसका भी इस्तेमाल अपने अपने ढंग से हो रहा है, होगा। और सरना कोड अगर मिलेगा तो आदिवासियों के लिए अगर कोई कोड होगा तो सारे देश के लिए होना चाहिए। झारखंड में आदिवासी नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, नागालैंड में है, मेघालय में है, उनका सरना कोड कुछ नहीं होगा, सिर्फ झारखंड के लिए सरना कोड होगा। आपका कहने का मतलब एकल रूप से पूरे जितने भी आदिवासियत के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है अगर पूरे देश स्तर पर आदिवासियों के लिए कोई कोड चाहिए तो वो एक समग्र रूप से सोचना चाहिए। या झारखंड में सरना कोड का मतलब क्या, जो सरना हो जाएंगे वो हिंदू रहेंगे कि वो सरना होंगे? सरना और यहाँ तो नारा लग रहा है सरना सनातन एक है, तो ये इसमें भी पेच है। और दूसरे की जो आदिवासी ईसाई बन गए उनको हम सरना नहीं मानेंगे, उनको आदिवासी वाली सुविधा नहीं देंगे। तो ये हर जगह ये पॉलिटिक्स है और विभाजनकारी पॉलिटिक्स है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें से एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप जो है वो यहाँ पे उसका प्रभुत्व रहा है झारखंड में बहुत अरसों से। तो टाटा कंपनी के यहाँ रहने से क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसान? कोई शक नहीं है कि टाटा ने झारखंड सहित पूरे देश में बहुत सारे उद्योग खोले, सफलतापूर्वक चलाए, और तुलना में अपने स्टाफ कर्मचारियों के लिए बेहतर वेलफेयर वाली स्कीम चलाई। इसमें कोई शक नहीं। भारत के विकास में अगर कहें तो स्टील की ज़रूरत थी, 1907 में उन्होंने स्टील का कारखाना लगाया और पूरा रिसर्च किया कि यहाँ पर आयरन ओर है, पानी है, सब कुछ किया। लेकिन जितना चमकदार चेहरा टाटा का दिखता है, जो जमशेदपुर के सरजमीन से जुड़े हैं, वहाँ के मजदूर राजनीति करते रहे, उनके बहुत सारे सवाल हैं जिससे कि धब्बा लगता है। खास करके राजनीतिज्ञों ने, जो भी सत्ता में रहे, सबने टाटा का इस्तेमाल किया, धंधा किया, पैसा लिया, और अकेला वो अभी भी वो मामला पेंडिंग है कि भारत से जमींदारी खत्म हो गई, आज़ाद मुल्क है, लेकिन जमशेदपुर का एक टुकड़ा अभी तक जब टाटा के को लीज पर दिया गया है, और लीज में पैसा बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, उसमें भी राजनीति होती है। और कोई शक नहीं है कि जो टाटा के नियंत्रण वाला हिस्सा है उसका प्रबंधन बेहतर है, लेकिन सवाल है कि सरकारी नियंत्रण वाला जो म्यूनिसिपैलिटी है वो प्रबंधन बेहतर क्यों नहीं है? क्या जानबूझ के खराब रखा जाता है कि टाटा का प्रबंधन को फैला दो? इसलिए तमाम अच्छाइयों के बावजूद वो जो एक कहते हैं कि रंगदारी भी है टाटा कंपनी की, अपना उसका लठैत है, फोर्स है, और विरोध को दबा सकता है, ये दोनों तरह की बातें हैं। तो ये मैंने महसूस किया जा करके कि अपने जो टाटा का नियंत्रित एरिया है उसमें साफ सफाई, गार्डन, बिजली, पानी, सफाई, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो वेलफेयर के नाम पर बहुत सारे जो ठीक ठीक हम नहीं कह सकते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि वो इतना साफ सुथरा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। बहुत सारा पैसा बचाता है और सरकार को चूना लगता है। हाँ, तो जो सरकार को अगर चुस्त सरकार होती तो दबाव डाल के उससे वसूलती, वो सरकारें नहीं करती हैं, क्योंकि सरकार में जो लोग हैं वो टाटा उनसे मिली रहती है या उनका यूज कर लेती है और आराम से टाटा का चल रहा है। तो दोनों तरह की बातें हैं, टाटा का योगदान भी है और टाटा ने इस्तेमाल भी किया झारखंड के खनिज का, और मालामाल भी हुआ है यहाँ। अगला प्रश्न मेरा ये है कि किसी भी राज्य को सुदृढ़ और सफल बनने में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार का हाथ होता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के
लिए झारखंड में पिछले पिछले 25 सालों में क्या काम हुआ और क्या काम बाकी है? मुझे लगता है कि सारे दल इस मामले में ऊपर ऊपर के मतभेद के बावजूद इस राय के हो गए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को तो फिलहाल छोड़ दो, कि ये सरकार को इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए निजीकरण अस्पतालों का और शिक्षा का बुरी तरह से हुआ है, और जो प्राइवेट स्कूल और अस्पताल खुले हैं वो सेवा और शिक्षा देने के नाम पर वो दुकानें हैं, महंगी हैं, और बड़े लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और चूंकि समर्थ लोग हैं जो फीस दे सकते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों का प्रबंधन और खराब है। सरकारी स्कूलों में वही जाते हैं जो साधनहीन हैं, गरीब हैं, और वहाँ चूंकि बड़े घरों के लड़के IAS IPS मंत्री के MLA के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उस पर ध्यान भी नहीं है। इसलिए ये अच्छी दिशा नहीं है। अगर शिक्षा सरकार की जवाबदेही है कि हम शिक्षा दें, तो उसको चाहिए कि सरकारी स्कूलों की बेहतर व्यवस्था हो, और जो प्राइवेट स्कूलों को आप मौका दे रहे हैं उस पर कठोर नियंत्रण हो। वो मनमानी करते हैं, ड्रेस के नाम पर, किताब के नाम पर, सिलेबस के नाम पर। हर साल सिलेबस बदलते हैं, हर साल इतना बर्डन डाल देते हैं बच्चों पर। वो चल रहा है क्योंकि बड़े लोगों का वो प्रबंधन में हाथ है, उसमें राजनीतिक शामिल है। इसलिए अच्छी स्थिति नहीं है। चमकदार स्कूल दिख रहे हैं, लेकिन आम घरों के, गरीब घरों के बच्चों के लिए स्कूल तो वही है पुराने फटे, जो कि और बदतर हो रहा है। गरीब भी जिसको थोड़ा सा भी पैसा जुगाड़ कर सकता है, वो चाहता है कि हम अच्छे स्कूल, अच्छा स्कूल मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल, अच्छा स्कूल मतलब कन्वेंट स्कूल, अच्छा स्कूल मतलब जिसके पास बस है। तो वहाँ पढ़ाने की स्थिति नहीं है तो नहीं पढ़ा पाता है। और वही बच्चे जो बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे वो आगे भी कंपटीशन में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए झारखंड सहित पूरे देश में हमको लगता है यह स्थिति है कि शिक्षा के मामले में सरकारें अपने दायित्व से पीछे हट रही हैं, और सरकारी स्कूल कुप्रबंधन के शिकार हैं। अपवादों को छोड़ करके खाली बिल्डिंग बना देना काफ़ी नहीं होता है, स्कूल में नौकरी दे देना शिक्षक के नाम पर। वो शिक्षक पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, स्कूल आता है कि नहीं आता है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए, और स्वास्थ्य का भी वही हालत है। जो अच्छे अस्पताल हैं वहाँ पर मरीजों की भीड़ है, वहाँ बेड नहीं मिल रहा है, और लोग लाचारी में दौड़ के प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ महंगा है, लूट होती है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के मामले में सरकारें दायित्वहीन साबित हुई हैं। और रोजगार की तो हालत ये है कि रोजगार, सरकार के पास रोजगार है नहीं। सरकारी ज़्यादातर काम ठेके पर, यहाँ तक कि सरकार स्कूलों में पारा टीचर बहाल करती है। पारा टीचर मतलब उसको हम फुल फ्लेजेड टीचर नहीं मानेंगे, काम सब वही लेंगे, वेतन देने में कंजूसी करेंगे। तो आप सस्ता दर पर आप टीचर, अयोग्य टीचर बहाल कीजिएगा, चाहिएगा कि सारा स्कूल बढ़िया से चले, तो रोजगार के नाम पर सरकार के पास है नहीं ज़्यादा। आप कहते हैं अच्छा, और एक दूसरा हो सकता है कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्री का विकास हो कि उनमें रोजगार मिले, तो उस मामले में भी जो उम्मीद थी झारखंड में, वो उस तरह से तो नहीं हो सका है। इसलिए अभी दिक्कत है, झारखंड से बड़ी संख्या में पलायन होता है। कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का भी, जो दाई और नौकर का काम करने के लिए, छोटे छोटे काम के लिए दिल्ली कलकत्ता जाते हैं, और पढ़े लिखे लोग तो जाते ही हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, नौकरी के लिए भी जाते हैं। अच्छी स्थिति नहीं है रोजगार के मामले में, हम लोग पीछे हैं, चाहे सरकार जितना ढोल बजावे, लेकिन तीनों मामलों में अच्छा नहीं कह सकते। अगला सवाल मेरा ये है कि खेल के बारे में अगर देखा जाए तो झारखंड से ओलंपिक से लेके हॉकी, फुटबॉल, हर क्षेत्र में खेल में आगे लोग बढ़े हैं, लेकिन अभी पिछले 25 वर्षों में खेल की क्या स्थिति रही है? खेलों की दुनिया में तो झारखंड बनने से पहले भी झारखंड क्षेत्र में हॉकी का एक बेहतर यहाँ खिलाड़ी पैदा होते रहे। हॉकी का सेंटर था, जमशेदपुर खेलों का एक बड़ा सेंटर था जिसमें टाटा का योगदान था। तो झारखंड बनने के बाद उसमें कमी नहीं आई है, बल्कि सरकार, राज्य सरकार का केंद्र रांची में हेडक्वार्टर हो जाने से सरकारों का ध्यान गया है। लेकिन खिलाड़ियों में वो जज्बा, यहाँ खेलने की प्रवृत्ति है झारखंड में, तो हमेशा से आगे रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। जरूर ही खेलों की दुनिया में, क्रिकेट में, हॉकी में,
तीरंदाजी में, इन तरह के खेलों में और कोई सफल होता है राज्य का लड़का लड़की, और वही तीरंदाजी हम करें तो दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ करें, तो खेलों की स्थिति कुछ बेहतर कर सकते हैं। इतना आयोजन हो रहे हैं अभी हॉकी, फुटबॉल में पता नहीं, हमको नहीं लगता कि बहुत भारत में इसकी स्थिति अच्छी है, लेकिन हॉकी चूंकि यहाँ का परंपरागत खेल है और हॉकी में स्टेडियम है, हॉकी का आयोजन होता है, अभी फिर वर्ल्ड कप होने की चर्चा हो रही है, तो इस तरह के आयोजनों से मदद मिलती है। अच्छा स्टेडियम है आपका रांची में, जमशेदपुर में, तो उस दिशा में खेल। क्या आपको लगता है कि धोनी और ईशान किशन जैसे प्लेयर भी निकले थे तो उससे क्रिकेट में यहाँ पे एक अलग चेहरा मिला? अब यह तुकबाजी होगी ना, धोनी भी के पहले यहाँ क्या था, धोनी निकल गया, ईशान किशन भी आए। ईशान किशन निकल गए, और भी लोग निकलेंगे, वो तो निर्भर खिलाड़ी पर है। और आप यही कीजिए कि आप उनके लिए व्यवस्था कीजिए कि वो जो खेलना चाहता है वो खेल सके, उसको समय पर स्टेडियम मिले, लाइट मिले, सुविधा मिले, आप यही कर सकते हैं। और एक कर सकती है सरकार की, कोच की जरूरत है, बेहतर कोच की, तो आप कोच की व्यवस्था कीजिए, तो पैसे की कमी तो नहीं होनी चाहिए। अब ये तो टैलेंट पर निर्भर है कि कोई धोनी निकलेगा कि नहीं आगे, उम्मीद तो हम लोग करते ही हैं धोनी निकलेगा, ईशान किशन निकलेगा। सॉरी। अभी एक प्रश्न उठ रहा है कि आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं, काफी दिनों से इस क्षेत्र में हैं, तो यहाँ से कितने बड़े बड़े नामी पत्रकार निकले हैं और आगे क्या उम्मीद संभावना आपको दिखती है? ये चूंकि मेरी बिरादरी का मामला है इसलिए मुझे बोलने में संकोच है। रांची बिहार बनने से पहले ही एक सेंटर था, रांची एक्सप्रेस, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, भास्कर सब आ गया था, और अब राजधानी है तो और है। लेकिन अखबारों का जो चरित्र है बहुत, जो सत्ता के खिलाफ दम के साथ खड़े होने का जो रीढ़ जिसको कहते हैं अखबार में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो अखबार भी एक धंधा है। जिस अखबार को छापने में 20 रुपया खर्चा हो रहा है वो 5 रुपया में हमको दे रहा है, अगर तो 15 रुपया कहाँ से ला रहा है, वो तो विज्ञापन से ला रहा है। तो वो विज्ञापन के लिए बहुत कुछ छपता है, और नाराज नहीं करना है, सरकार से खसरा सवाल नहीं पूछना है, ये सावधानी बरतते हैं। तो इस तरह की पत्रकारिता तो जरूरत है, लोगों को आदत है कि अखबार चाहिए सुबह न्यूज के लिए, लेकिन उस तरह से जो पत्रकारिता का जो असली मतलब है कि एक एक सदा विपक्ष, हमेशा सत्ता के से आंख में आंख मिला के खड़ा होकर पूछने वाला, ये दिक्कत है। अब झारखंड में दूसरी सरकार, केंद्र में दूसरी सरकार, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो मीडिया तो लगभग सरेंडर बोल चुका है, कोई मोदी सरकार से सवाल करता नहीं है। झारखंड सरकार से भी पूछने में कष्ट होता है क्योंकि उसको विज्ञापन का स्रोत बहुत बड़ा सरकार है, लोग पूछते हैं, यहाँ कम से कम सवाल तो राज्य सरकार से तो पूछते हैं, लेकिन विज्ञापन, इतना ज्यादा विज्ञापन सरकारों के पास है देने के लिए कि वो एक लालच है, जिससे एक चरित्र ही नहीं रहा। जब आप किसी तरह से नौकरी बजा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो पत्रकारिता से उम्मीद तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो उम्मीद खोती जा रही है। एक उम्मीद होती है हमेशा कि और कोई नहीं सुन रहा था, हम अखबार में कर दें। अखबार में छप जाने से भी अगर संज्ञान नहीं लेता है कोर्ट या प्रशासन तो कोई क्या करेगा, लेकिन कम से कम अखबार लोगों की बात उठावे तो ये भूमिका रहनी चाहिए, और वो भूमिका निभाते भी रही हैं, लेकिन और ज़्यादा अपेक्षा है अखबारों से। धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न है, कुर्मी और आदिवासी जाति, कुर्मी आदिवासी जनजाति बनना चाहती है, पहले वो लिस्ट में थी ऐसे बताया गया, प्रतीत होता 1950 के पहले। तो इन दोनों के बीच जो लड़ाई है जो चल रही है, इससे झारखंड की दोनों ने अपनी क्रांति रखी है, झारखंड आंदोलन में भागीदारी रखी, कुर्मियों ने भी, आदिवासियों ने भी। तो इसमें अभी लड़ाई जो चल रही है, मतभेद जो चल रहा है, इससे क्या क्षति है झारखंड की? अरे यार, आपस में लड़ेंगे तो क्षति ही क्षति है, और दोनों तरफ की जो नेतागिरी लोग कर रहे हैं उनका मजा ही मजा है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।